स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग जो सेशन हमारा अध्ययन है वह सामान्य हिंदी, जो कि हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 9 है और यहाँ पर हम लोग हिंदी वर्णमाला को पढ़ रहे हैं, यानी इसका हम लोग डिटेल में अपनी जानकारी हासिल कर रहे हैं और इसका हम लोग पार्ट 4 हल करेंगे आज। चूँकि इसके हिंदी वर्णमाला के 3 पार्ट हम लोग हल कर चुके हैं। आज यहाँ पे हम लोग पार्ट 4 को देखते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न हम लोग के यहाँ पे हल करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 61 है हमारा यहाँ पर दिया हुआ कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए ट, द, ढ और अड़, सॉरी ड। तो यहाँ पे चारों में से आपको पता है यहाँ पर है कि अघोष वर्ण होते क्या है। ठीक है, पहले ये मालूम होना चाहिए आपको। तो देखिए अघोष वर्ण जो होते हैं वह किसी जो हमारे वर्णमाला होते हैं उनमें पहला जो होता है और उसके बाद दूसरा जो होता है और स यानी कि बड़ा सा, फिर षटकोण सा, उसके बाद स, यानी ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले की अगर बात करें केवल, तो अगर सिर्फ और सिर्फ अघोष की बात करें तो क च ट त प। ठीक है, क च ट त और प आ गया। तो इसी में आप देख सकते हैं कि आपको मिल गया, क्या मिल गया आपका ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, इन पांचों में मिल गया ना। तो ट यहाँ पे मिल रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, वो बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। प्रश्न नंबर 62 दिया हुआ है कि निम्न में महाप्राण है। महाप्राण के बारे में पूछा है, तो महाप्राण क्या होता है आपको पता ही है, मैंने बताया भी, बहुत बार बताया और मैं फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि वर्णमाला का दूसरा और चौथा और उसके बाद आपका ऊष्म व्यंजन, ये क्या होते हैं आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन आप इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऊष्म व्यंजन तो ये खत्म हो गया। अब ये दूसरे और चौथे में देखते हैं, तो देखिए ट और यहाँ पर ट क्या है, पहला वाला है, तो ट भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं ऊ है कि बड़ा ऊ है। ठीक है, तो सॉरी ट नहीं हो, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो ठ है, ठीक है, ठ जो है वह बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रकार से। तो महाप्राण क्या होगा आपका, ठ यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 63 दिया हुआ है कि मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक और अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए, पहला है अंग, दूसरा दिया है कि इय और उसके बाद दिया है ड़ और फिर ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वो म दिया है। तो देखिए इन चारों में अगर हम बात करें कि ये सभी के सभी यानी एक अक्षर जिनमें जो कि मूर्धन्य से भी बोला जाए, स्पर्श भी हो, सघोष भी हो, नासिक के भी हो और अल्प प्राण व्यंजन भी हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन चारों में एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है और वह कौन सा है आपका ड़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। प्रश्न नंबर 64 दिया हुआ है कि निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। ग है, प है, ड़ है या फिर ट है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ड़ जो है वह क्या है आपका अनुनासिक वर्ण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 दिया हुआ है कि निम्न में मूर्धन्य ध्वनि है। तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सा है, ढ है, ख है, त है या फिर झ है। तो देखिए इन चारों में आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ढ जो है वो क्या है, मूर्धन्य ध्वनि है। प्रश्न नंबर 66 दिया हुआ है कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत है, यानी कि जो हम यहाँ पे आपको यहाँ बोल रहे हैं, यानी कि 4 ऑप्शन प, म, उ और ल, ये चारों में से कौन सा ऐसा अक्षर है जो कि व्यंजन है जो कि आपका दंत के द्वारा बोला जाता है। तो दंत में बोलने पर हम लोग का जो उच्चारण का माध्यम होता है वह क्या होता है। तो देखिए जब भी हम दंत के द्वारा बोलते हैं तो उच्चारण का जो माध्यम होता है वह 2 होता है। पहला हम लोग प्रयोग करते हैं दांतों का अपने, ठीक है, दांत का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग अपने जीभ का प्रयोग करते हैं, यानी जब हम लोग जीभ और दांत का प्रयोग करेंगे तभी वह क्या होगा, आपका दंत होगा। ठीक है, अब जब दंत के द्वारा पूछा हुआ है तो दंत के द्वारा बोले जाने वाले अगर हम वर्णों की बात करें अक्षर का, तो उसमें सबसे पहला आपका आता है त आता है। ठीक है, त के बाद थ आता है, थ फिर द, उसके बाद ध। ठीक है, त थ द ध, उसके बाद आपका आता है न, फिर आपका आता है ल, फिर आपका आता है स। यानी कि इतने जो अक्षर हैं, यानी त थ द ध न ल स, ये जो है यही क्या है, दंत के द्वारा बोले जाते हैं। और ऑप्शन में यहाँ पे देखिए एक ही ऐसा वर्ड मिल रहा है जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है स, तो यहाँ पे स आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। इस प्रकार से हमारे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 67 दिया हुआ है कि निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर का मतलब होता है जो कि
क्या हो आपका सबसे बड़ा हो, जिसको हम लोग गुरु स्वर भी कहते हैं या संधि स्वर भी कहते हैं। तो दीर्घ स्वर के बारे में जब पूछा हुआ है तो दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वह 7 होती है, ठीक है। और जब 7 होती है तो 7 कौन कौन से होते हैं ये जान लीजिए। तो पहला जो होता है वह आ होता है, उसके बाद आपका होता है बड़ी ई, फिर आपका होता है बड़ा ऊ, फिर आपका ए, और उसके बाद आपका होता है ए, ठीक है, ए और ए, उसके बाद ओ और औ, ठीक है, ओ और औ। तो अब इनमें से देख लीजिए, आप खुद ही आप फैसला कर लीजिए कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी जो दिया है इसमें आ दिया है, तो आ यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 68 दिया हुआ है कि ह जो वर्ण दिया है इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ओष्ठ है, या फिर तालु है, या फिर दंत है। तो इन चारों में आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंठ। जब भी हम ह बोलते हैं तो देखिए ह जब बोलेंगे तो आपका यहाँ पे कंठ के द्वारा सीधा सा आपका लगेगा कि हाँ कंठ के द्वारा हम उसको बोल रहे हैं। तो किसी भी अक्षर को पहचानने के लिए कि उसका उच्चारण स्थान क्या है, आप खुद उसको बोल करके 2-3 बार ट्राई करेंगे और वहाँ पे हाथ रखिए अपने, और थोड़ा सा सॉफ्ट की तरह यहाँ पे देखेंगे, जब भी रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कौन सा अक्षर कहाँ से बोला जा रहा है। प्रश्न नंबर 69 जो दिया हुआ है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है, द स ह य ल व क ज फ ट ज न। तो यहाँ देखिए जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी य ल व जो है वह अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है कि कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण है, ठीक है। और अल्प प्राण के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि अल्प प्राण क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ह म क क च त, उसके बाद फ व ल द घ और ट। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्प प्राण में जो होता है वह पहला होता है। तो क च ट, यहाँ पे देखिए क भी होगा, च भी होगा, ट भी होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका त भी होगा, तो और प भी होगा। ये सारे क्या हैं आपके अल्प प्राण व्यंजन में आ जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। प्रश्न नंबर 71 दिया हुआ है कि यहाँ पर होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी स्वर है, ठीक है। अवृत्तमुखी स्वर के बारे में पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि अवृत्तमुखी स्वर होते कितने हैं, ठीक है, कितने होते हैं। तो देखिए अवृत्तमुखी स्वरों की जो संख्या होती है वह कुल मिलाकर के 6 होती है, ठीक है। और ये 6 कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो होता है वह आपका अ होता है, दूसरा जो होता है आपका आ होता है, और तीसरा आपका छोटी ई, और उसके बाद बड़ी ई होता है, फिर आपका ए, और सॉरी एक मिनट, हाँ ए, और उसके बाद ए होता है, ठीक है। तो ये 6 हो गए आपके, और इन 6 में से आप देख लीजिए कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन जो ओ है तो वो खत्म हो गया, ऊ है तो वो भी खत्म हो गया, बड़ा ऊ है वो भी खत्म हो गया, छोटी ई जो है वह बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर छोटी ई क्या है, सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 72 दिया है कि जीवा के आधार पर यानी जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों के बारे में पूछा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है 6, बी दिया है 3, सी दिया है 4 और डी दिया है 2। तो इनके हिसाब से अगर हम देखें तो जीभ के आधार पर अगर हम स्वरों को बांटते हैं तो जीभ के आधार पर हम लोग स्वरों को 3 भागों में ही बांट सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। इस प्रकार से हमारे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। और वो अगर हम बात करें 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला होता है आपका अग्र होता है, ठीक है, क्या होता है आपका अग्र होता है। दूसरा जो होता है आपका सेकेंड होता है मध्य होता है, ठीक है, क्या होता है मध्य। और तीसरा जो होता है वो आपका पश्च भाग होता है। यानी कि हम लोग 3 प्रकार यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 तरह से हम लोग बोलते हैं। अगर अग्र की बात किया जाए यहाँ पे 3 हो गए, अग्र, मध्य और पश्च। अब इसके बाद हम डिटेल में अगर कोई ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो डिटेल में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। प्रश्न नंबर 73 दिया हुआ है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की, या फिर 2 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। प्रश्न नंबर 74 दिया है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 3, 5, 4 और 2। तो अगर हम मात्रा के आधार पर बात करें अगर स्वरों की, तो देखिए स्वरों को जो बांटा गया है मात्रा के आधार पर वह 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही होगा। और ये तीनों कौन कौन से हैं, तो आपको पता है पहला हम लोग जिससे ह्रस्व स्वर कहते हैं या फिर लघु स्वर बोलते हैं, ठीक है। पहला क्या है आपका लघु स्वर है, ठीक है। दूसरा जो आपका आता है वह रहता है आपका दीर्घ स्वर कहिए, गुरु स्वर कहिए, या फिर संधि। तो लघु के बाद क्या आएगा आपका दीर्घ आएगा, ठीक है। तो ये दीर्घ हो गया दूसरा। और तीसरा जो होता है वह प्लुत स्वर होता है, ठीक है, क्या होता है आपका
प्लुत स्वर होता है। तो इस प्रकार से हमारे 3 स्वर हो गए, पहला आपका लघु, दूसरा दीर्घ और तीसरा क्या है आपका, ये हो गया आपका प्लुत स्वर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। प्रश्न नंबर 75 दिया हुआ है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं या फिर अक्षर कहते हैं। तो 75 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। प्रश्न नंबर 76 दिया है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या फिर विसर्ग कहते हैं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 77 दिया है कि छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण हम लोग किसके द्वारा करते हैं, ओष्ठ के द्वारा, कंठ के द्वारा, तालव्य के द्वारा या फिर मूर्धन्य के द्वारा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 78 दिया हुआ है कि यहाँ पर निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर के बारे में पूछा हुआ है, ए, ई, ऐ और बड़ी। तो ऐ छोटी, ए बड़ी। तो इनमें अगर हम बात करें तो आपका 78 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि यहाँ पर बड़ी ई होगा। यहाँ अगर हम बात करें ए और ऐ की, ये दोनों की हम बात करते हैं तो देखिए ए और ऐ को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए और ऐ जो है वह संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं, तो संयुक्त स्वर होते हैं। ये दोनों ये ए और ऐ जो है वह क्या है आपके संयुक्त स्वर है, ठीक है, संयुक्त स्वर है, इसलिए हम लोग इसे दीर्घ स्वर नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा कि बड़ी जो है वह क्या आपका दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 79 दिया है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, व, स, ज और ग। तो इनमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व जो है वह अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 80 और आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है, यह कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ठ है, घ है, ग है और ख है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सी जो है वह बिल्कुल सही होगा, यानी ग जो है वह अल्प प्राण व्यंजन है। आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो इस सेशन से संबंधित तो जरूर अपने फीडबैक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में क्या करिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से हम लोग से जुड़ सकें, ठीक है। तो फीडबैक अपना देना ना भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहिए कभी क्लासेस की हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।